नमस्कार, मैं निखिल सक्सेना स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम खेल इंडिया में। जिस तरह हम हर सप्ताह अपने कार्यक्रम में किसी न किसी खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं, ठीक उसी तरह आज भी हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जिसने न केवल भारत का नाम रोशन किया है बल्कि पदक जीतकर भारत के नाम में 4 चांद भी लगा दिए हैं। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि जाने माने रेसलर संग्राम सिंह हैं। संग्राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच और आप सबको ढेर सारा प्यार। संग्राम जी, आपका जन्म हरियाणा में हुआ, तो जन्म से लेकर आपके एक रेसलर बनने तक का सफ़र कैसा रहा? किन किन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ा? सच बताऊं यार, काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। एक प्री मैच्योर पैदा हुआ, फिर उसके बाद 3.5 ईयर का था, जब 3.5 साल का था तो अर्थराइटिस हो गया। अर्थराइटिस, इसको गठियाबा बोलते हैं हम। तो फिर धीरे धीरे गर्म सर्द हो गया हुआ, धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो गई कि हर जॉइंट में आ गया हो, उंगली में, इसमें। तो डॉक्टर घर वालों ने कभी यहाँ डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कभी उधर दिखा रहे हैं, तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि हम्बल फैमिली। फिर उसके बाद धीरे धीरे कर करके मालिक की दया से खड़ा हुआ, तुक्का लगा, छोटा मोटा रेसलर बना। फिर एक टाइम था जब रनिंग करते पैरों में शू नहीं होते थे और 20 किलोमीटर पैदल जाते थे, बस का किराया नहीं होता था। मगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड से उन सब से सबने काफ़ी मदद की और मौका मिला, इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला। इंडिया में अगर खेल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर क्रिकेट को दी जाती है, लेकिन फिर भी आपने रेसलिंग को ही क्यों चुना? एक्चुअली क्रिकेट, नो डाउट, क्रिकेट की जो फेडरेशन है वो काफ़ी बड़ी है, वो पैसा स्पेंड करती है। मगर जहाँ से मैं हूँ, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ पे रेसलिंग इतना बड़ा है कि पहलवान की इज्जत ज़्यादा है एज कम्पेयर क्रिकेटर, एज कम्पेयर दूसरों के। तो एक 10 रुपया लंगोट आता है, पहलवान में इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक 10 रुपया लंगोट आता है। और कभी कभी मेरी माँ वो लंगोट सील देती थी, तो वो लंगोट लो और अखाड़े में चले जाओ। तो वहाँ पे इतना क्रेज़ था, मैं तो बीमार था। मैं सोचता था, एक बार दंगल देखा मैंने, ऐसे ही गांव में मिट्टी में हो रहा था, उनको दूध मिल रहा था, घी मिल रहा था। मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। तो वो देखा। और दूसरा, पहलवानी करने का मतलब ये है कि पहलवान शब्द का अर्थ क्या होता है? जो शारीरिक रूप से, पहलवानी प्रथम आमान मैंने हर चीज़ में, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम पहलवान है। ये नहीं बीच में जो मीडिया ने बोला था कि 2 पहलवान बुला के लाओ, ये सब करो। एक्चुअली सही पहलवानों का बहुत अम्बल हुआ, कभी झगड़ा नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, बहन बेटे की इज्जत करेगा, सबको तहजीब से बात करेगा, और उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि फालतू चीज़ें वो करे। तो फिर हमने भी एक सपना देखा, ऐसे बीमार था, एक अखाड़े में चला गया, एक दोस्त को बोला लेके चले यार। जो अखाड़े का मेंटर था वो सारे देख के 5 मिनट हंसते रहे, काफ़ी कमज़ोर था। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं भी पहलवान बनना चाहता हूँ। तो फिर वैसे 5 मिनट बोला, पहलवान बनने के लिए तो दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है, हम इमारत देख के बता सकते हैं, मतलब खंडर देख के, समथिंग ऐसे एग्जाम्पल दिए। फिर मैंने पूछा कि आपकी नज़र में पहलवान क्या होता है? बोला जो देश का प्रतिनिधित्व करे। मैंने कहा इनमें से कोई कर रहा है? मैंने तैयारी चल रही है। तो फिर सोचा यार, फिर धीरे धीरे बीमारी से ठीक हुए। एक पंडित जी मिले, वो सतीर महाराज उनका नाम था, उनका अखाड़ा होता था, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बताया, रियाना बोथा के बारे में बताया। ये दूसरी बात है कि आजकल लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का साहब का नाम थोड़ा सा वो है। तो धीरे धीरे मौका मिला, कोशिश की, ठीक हुआ नेचुरल चीज़ से, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, नेचुरल तेल की मसाज। मेरी माँ ने काफ़ी वो किया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किया, कोशिश किया। तुक्का लगा, डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल में तुक्का लगा, मेडल आया, मौका मिला, इंडिया के लिए खेला। और एक में मुझे पहला रेसलर होने का सौभाग्य मिला जिसने इंडिया के लिए एमेच्योर रेसलिंग में खेला, और फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आया, और मालिक की दया से 2012 में वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना। और अभी कर रहे हैं यार, कंटिन्यू कर रहे हैं। एक समय ये खबर आई थी कि ओलंपिक में से रेसलिंग को हटा दिया गया है, लेकिन बाद में यह खबर आई कि ओलंपिक में दोबारा से रेसलिंग को शामिल कर लिया गया। तो जिस समय यह खबर आई कि ओलंपिक से रेसलिंग हटा दी गई है, तो उस समय आपका रिएक्शन क्या रहा? एक्चुअली जो ये न्यूज़ आई थी, काफ़ी था इसमें कि ओलंपिक से रेसलिंग को हटा देंगे, रेसलिंग से इंटरटेनिंग, रेसलिंग से इंटरेस्टिंग कोई स्पोर्ट्स नहीं है। बस बखूबी है कि अपनी जो इंडियन ऑडियंस है, जो यहाँ है, बाहर अगर रेसलिंग होती है ना तो सारे मैच बंद हो जाते हैं, रशिया में, ईरान में, इवन अमेरिका में। यहाँ पे हम समझ नहीं पाते। हम जो एमेच्योर रेसलिंग का ड्यूरेशन है 6 मिनट, 3-3 मिनट के 2 राउंड, तो हम सिर्फ मेडल के फाइट देखते हैं, तो हमें नहीं पता कि टांग किसने पकड़ी, कहाँ चला गया। और जो पुराने रेसलर हुए हैं उन्होंने अच्छा किया है, मगर उसके बावजूद वो आगे नहीं आए उतना। सोचा तूने मेडल, हमने मेडल जीता, वो आ गए।
रेसलिंग तब आगे आएगा कि आप आगे आके लीड करो। देखो रशिया में नेशनल टीम का कोच वो होगा जिसने स्टेट मुश्किल से खेला होगा, क्योंकि उसकी जो आग है उन बच्चों में देखता हो। बल्कि अब इंडिया में फ़र्क तो है कि जब रेसलिंग के अडाम ने काफ़ी कैंपेनिंग की, कोशिश की कि रेसलिंग आए, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन का जो मेन ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में, और उसके प्रेसिडेंट साहब थे तब रेफल मार्टिनिटी समथिंग नाम था। तो फिर काफ़ी कोशिश की, फिर देखा कि रेसलिंग के बिना, क्योंकि जिस कंट्री में ओलंपिक होने वाले थे वहाँ की रेसलिंग टीम उतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, तो सोचा कि अपना एक गेम डाल देते हैं, वो मेडल आ जाएंगे, वरना बाहरी कंट्री लेके जा रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे सब कुछ हुआ, फिर प्रेशर पड़ा सभी कंट्रीज का, जैसे ईरान का नेशनल गेम रेसलिंग है, रसिया में स्पोर्ट्स मिनिस्टर रेसलर है, इवन वहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो भी रेसलर है। काफ़ी प्रेशर पड़ा, इंडिया से पड़ा। अब इंडिया में भी हम इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी पहचान बना रहे हैं, काफ़ी लड़कों ने मेडल जीते हैं, और इवन सुशील ने 2 मेडल जीते लगातार, योगेश्वर दत्त ने जीता, बाकी और नए लड़के आ रहे हैं, अमित है, योगेश्वर है, और नए बच्चे आ रहे हैं, तो काफ़ी प्रेशर पड़ा, फिर रेसलिंग वापस आ गई। आपने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, मूवीज़ में काम किया, आप बिग बॉस सीजन 7 के चौथे फाइनलिस्ट भी रहे, तो अब आपका आगे का क्या प्लान है? आपने क्या सोचा है आगे करने में? एक्चुअली मैंने रियलिटी शो किए, और सच बताऊं रियलिटी शो किए उसके मुझसे पहले कोई जानते थे कि पहलवान है, जो इफेक्ट बता रहा हूं। अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं अच्छा ये वो रेसलर है जो बिग बॉस में आया था, ये वो रेसलर है जो फिल्म करने जा रहा है, अब शपथ कर रहा है, वो कर रहा है। इंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा है, एक ऐसा फैक्टर है कि आप हर घर में पहुंच जाते हो, और मेरे लिए प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है। मैं चाह रहा हूँ रेसलिंग के लिए गाए, और जो बच्चे हैं ढेर सारे, उनकी रोजी रोटियाँ जरिया बने, करने वाला मालिक है, तो ढेर सारे रेसलर्स आगे आए, बाकी स्पोर्ट्स पर्सन आगे आए, और मैं इनफैक्ट दोबारा भी इसीलिए फाइट करने जा रहा हूँ। एक मेरी फिल्म आ रही है, एक शो लेके आ रहा हूँ, मगर उससे पहले वो सारी चीज़ रेसलिंग को बड़ा करने के लिए कर रहा हूँ, ना कि रेसलिंग के लिए उनको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो एक माध्यम है, उस माध्यम का बखूबी यूज़ करके ज़िंदगी का मतलब देना है, लेना नहीं है। जो सोचते हैं कि हम ये ले लें, हम ये उठा लें, हम ये कर ले, गलत है। पेड़ कभी अपने फल थोड़ी खाता है, वो ये अच्छा है बुरा छाँव इधर थोड़ी करता है, ऐसे नदी अपना पानी थोड़ी पीती है। ज़िंदगी है, हर जब मौका मिला मालिक की दया से यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म का बखूबी यूज़ करो और दूसरों के लिए कर दो। तो भी मैं चाह रहा हूँ कि फिल्म भी करूँ, फाइट भी करने जा रहा हूँ प्रोफेशनली, और लीग भी लेके आऊँ, ढेर सारे बच्चों को मौका मिले, और चलता रहे गाड़ी। अभी तो शुरुआत है। खबर ये आई थी कि आपको एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन ऑफर किया गया था, लेकिन आपने उसको ठुकरा दिया, ऐसा क्यों किया आपने? देखो, एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड आया कंपनी का, वो मुझे 3 साल के लिए 1,40,00,000 रुपए दे रहे थे समथिंग। तो वो मेरे पास आए कि सचिन ने किया, सुशील ने किया, विजेंद्र ने किया। मैंने कहा सब अपने भाई हैं यार, मालिक को ज़्यादा दे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में खुद नहीं पीता। अब मान लो 5 बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं वो पैसे ले लूँगा, अगर 5 बच्चे फॉलो कर रहे हैं, भूल जाओ 5 लाख 5 करोड़ सब कुछ भूल जाओ, मैं उन 5 बच्चों को जहर पिला रहा हूँ यार। अब हम बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, क्या होता है 200 रुपये 300 रुपये 500 रुपये 1 महीने खराब कर देते हैं। कहाँ गए पैसे? पैसा गया विदेशी कंपनी में। और अगर हम 50 रुपये फ्रूट खरीदते हैं, मतलब 1 केजी फ्रूट आते हैं, या केले खरीदते हैं, वो एक गरीब आदमी का पेट भरेगा, पूरा परिवार चलेगा और सेहत में अच्छा होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो इसीलिए कोई भी ऐसा विज्ञापन या कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा, चाहे भले ही मुझे पैसे की ज़रूरत है, कुछ है जो यूथ के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हिंदुस्तान में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूथ है, 40 से 45%। तो मतलब विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। तो ये कोशिश करो कि मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप ये करना चाहिए, वो स्पोर्ट्समैन है या सुपरस्टार हैं, कि वो ऐसे विज्ञापन करें कि जिनसे यूथ को फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो। आपने दिल्ली पुलिस में भी काम किया, तो उस दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक अच्छा रहा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक प्लेटफॉर्म दिया, और सच बता रहा हूँ कि वन ऑफ द इंडिया की बेस्ट पुलिस है। मगर इस पर वर्क प्रेशर इतना होता है, हर चीज़ का इतना होता है कि आप सबके साथ अच्छा नहीं कर सकते, सबके साथ वो नहीं कर सकते। तो दिल्ली पुलिस एक ऐसी जॉब है कि आप सामाजिक सेवा कर सकते हो उसमें रह के, मगर कई बार अच्छा भी हो जाता है, कई बार बुरा भी हो जाता है। तो दिल्ली पुलिस का अनुभव ठीक था यार। देश में रेसलिंग को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? मैं इनफैक्ट हर रोज़ कोशिश कर रहा हूँ कि रेसलिंग थोड़ा सा आगे आए। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, अपने इंटरव्यू दे रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ। जब बिग बॉस के बाद आया तो मुझे प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि आप रेसलिंग को प्रमोट करो, सपोर्ट करो, इसके वो बन जाओ। मैंने कहा जी देखो, जो कुछ मिला सब कुछ इससे मिला है, और इसके लिए जितना हम कुछ कर पाऊँगा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे आर्टिकल, मेरा बेस, सब कुछ रेसलिंग के बिना मैं जीरो हूँ, और मैं छोटा सा रेसलर हूँ। बहुत ढेर सारे बड़े बड़े रेसलर हैं और अच्छे हैं। मैं चाहूँगा कि जितने बड़े हैं वो भी आगे आएँ, इस गेम को सपोर्ट करें,
और जो एक कहते हैं ना कि अगर हम ये सोच के पेड़ लगा रहे हैं कि इसके फल तो हमें मिलेंगे नहीं, तो गलत बात है। भावना परोपकार की रखो कि पेड़ लगाओ, हम नहीं हमारे बच्चे उनके बच्चे खाएंगे। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। आप जैसे बिग बॉस में आपने पार्टिसिपेट किया, तो उस दौरान आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? यार बिग बॉस मुझे सीजन 6 भी ऑफर आया था, मगर एक खली है अपने भाई साहब एक, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि बिग बॉस में मत जाना। मैं क्यों? लो 5-7 औरतें कुछ न कुछ बोलती रहती हैं, कोई चिल्लाता रहता है और आदमी चुपचाप बैठा रहता है। तो हालांकि खली साहब का नाम बड़ा था, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थे, उनको 1-2 दिन के लिए आना चाहिए था। बिग बॉस उनके मुकाबले उस टाइम छोटा था, और हमारे मुकाबले में जैसे हमने मैच और रेसलिंग की, मेरे मुकाबले थोड़ा बड़ा था। तो हम पहुंचा बिग बॉस में, देखा तो 5-7 दिन में समझ में ही नहीं आया कि क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर सलमान भाई थे, नॉर्मली उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा बनता है, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर उनका भी अच्छा रहता था, मेरा भी रहता था। तो इसमें ये है कि अगर आप जैसे इंसान हो ना, आप कहीं भी चले जाओ, सोने कितने टुकड़े कर लो यार, उसकी कीमत कम नहीं होती, वो सेम रहती है। आप जैसे इंसान हो, आपकी इंसानियत दिखेगी, आप कहीं चले जाओ, चाहे बिग बॉस है, दूसरी चीज़ है। तो उस प्लेटफॉर्म का मालिक की दया से हमने बखूबी यूज़ किया और पब्लिक में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। इससे पहले बिग बॉस को लोग समझते थे कि इसमें सिर्फ फ्लॉप स्टार आते हैं या कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी आते हैं। संग्राम जी, आपने बिग बॉस के घर में पार्टिसिपेट भी किया है, तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के घर की लाइफ और बाहर की लाइफ में क्या डिफरेंस है? मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल जो बाहर की ज़िंदगी है ना, समझ लो कि बिग बॉस का हाउस है। आप किसी को कुछ कह रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो, तो वो सेम ज़िंदगी है। वहाँ पे ये है कि एक छोटा सा घर है, 90 कैमरे हैं, और जो 45 मिनट जो वर्स्ट हैं वो आप बाहर वालों को दिखाते हैं। तो अंदर की सिचुएशन तो थोड़ी टफ रहती थी। मेरे लिए तो नॉर्मल था, मैं तो सोच रहा था ठीक है, ढेर सारा यार, इतने बंदे तो हैं। अब रेसलिंग में तो हमने ऐसे नॉर्मल अकेले रहे हैं, प्रैक्टिस की है, तो सब अलग अलग दिमाग के थे। हालांकि क्या पता सभी अच्छे थे, मगर वहाँ पे घर में घुटन हो जाती है, कोई पीने वाला उनकी पीनी बंद हो जाती है, नॉर्मली वैसे रह जाते हैं, तो वो फिर आदमी झगड़ते हैं। और अच्छा शो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप पब्लिक से कनेक्ट कर सकते हो। बिग बॉस को सब देखते हैं, क्योंकि इंडिया में नहीं देखते कि अपने घर में क्या चल रहा है, कुछ नहीं, दूसरे घर में क्या चल रहा है देखो, तो इसलिए शो काम करता है। जाते जाते आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप देश के युवाओं को एक मैसेज दें। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी गिव अप मत करो, क्योंकि ज़िंदगी में कोई नो नाम का शब्द होता है नहीं। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ना कोई एंड होता। एंड का मतलब होता है एफर्ट्स नेवर टाइम, ना कोई ज़िंदगी में फेल होता है। फेल का खुद मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन्वेस्टिंग इन योर लाइफ। ज़िंदगी में जब आप बिल्कुल थक जाओ, टूट जाओ, गिव अप मत करो, कोशिश करोगे, एक बार मेहनत और करो, क्योंकि हार्ड वर्क के आगे सफलता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। और कभी भी अपने आप को डाउन मत करो। सामने वाला ही कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो समझो आप वो काम डेफिनेटली कर सकते हो। अपने दिल की सुनो, अच्छा करो। और सबसे मेन बात है कि किसी को कॉपी करके वो मत सोचो कि मैं वो बन जाऊंगा, क्योंकि मैं कितनी कोशिश कर लूँ मैं आप नहीं बन सकता, मैं कितने ही एफर्ट कर लूँ मैं आपकी तरह नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान जी ने आपको अपने तरीके का एक अलग इंसान बनाया है। अगर आप वो कॉपी करोगे, ना आप वो बन पाओगे, ना आप जो रहो वैसे हो वैसे रहोगे। इज्जत आपकी तब होगी जैसे आप इंसान हो, बस सच्चाई से, हार्ड वर्क से, और सबके लिए एक अच्छा सोच के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो। और यार आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बशर्ते अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, और अपनी मंजिल का भी मत बदलो। रास्ता है तो रास्ता चेंज कर लो, मगर मंजिल अपनी एक रखो, फोकस रहो। और जैसे घर में सोचते हो घर के लिए अच्छा करना है, इसे देश के लिए सोचो। जय हिंद यार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संग्राम जी, जो आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ भारत के मशहूर रेसलर संग्राम सिंह। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय और इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।